सुप्रभात, नमस्कार विद्यार्थियों। विद्यावीर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्यावीर इंटर कॉलेज। आज हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे और साथ में भारतीय संस्कृति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे और उसके बाद भारतीय संस्कृति के मुख्य पैरों का अध्ययन करेंगे जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। और ये हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और साथ ही हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं, इनका अध्ययन हम पहले करेंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक गांव में, उनके गांव का नाम था जीरादेई नामक गांव, और जो बिहार राज्य में और जिला छपरा। इनके पिता का नाम, डॉक्टर राजेंद्र बाबू के पिता का नाम महादेव सहाय था। इनका परिवार गांव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में था। इन्होंने कलकत्ता या कोलकाता, जो वर्तमान में कलकत्ता अर्थात जो वर्तमान में कोलकाता कहलाता है, वहीं के कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और LLB, मास्टर ऑफ आर्ट और LLB अर्थात बैचलर ऑफ लॉ की उपाधि उत्तीर्ण की परीक्षा पास की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे, परीक्षा में हमेशा प्रथम आते थे। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी रहे। इन्होंने दो हाईकोर्टों में वकालत की। पहला पटना हाईकोर्ट, पटना के उच्च न्यायालय में, और दूसरा कोलकाता या कलकत्ता के हाईकोर्ट में वकील के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। सन 1917 में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत छोड़ करके पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अनेक बार जेल की यात्राएं की और जेल में यातनाओं को सहन किया। इन्होंने विदेश जाकर भारत के पक्ष को विश्व के सम्मुख रखा। ये 3 बार, कितनी बार? 3 बार अखिल भारतीय कांग्रेस के सभापति बने और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली सभा के सभापति चुने गए। ये सभापति 2 प्रकार की बात आती है, आपको मिलेगा, एक स्थायी और दूसरा अस्थायी। तो स्थायी सभापति चुने गए और जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सभापति थे। राजनीतिक जीवन के अतिरिक्त बंगाल और बिहार में बाढ़ और भूकंप के समय की गई इनकी सामाजिक सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। अर्थात इन्होंने बंगाल और बिहार में जब बाढ़ और भूकंप आया, उस समय जो इन्होंने कार्य किया, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। और सादा जीवन उच्च विचार, इनका ध्येय वाक्य था, सादा जीवन उच्च विचार। इनके जीवन में को पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। जब भारत गणराज्य बना, संविधान सब जब 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। इस पद पर 1900
1952 से 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। अर्थात ये 10 सालों तक 1952 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे और भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप इन्हें देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से 1962 में अलंकृत किया। तो ये 1962 में इनको भारत रत्न प्रदान किया गया। जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी 1963 को ये दिवंगत हो गए, अर्थात इनका निधन हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, राजेंद्र प्रसाद जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका विवरण निम्नलिखित है। पहला है चंपारण में महात्मा गांधी। पहली रचना है चंपारण में महात्मा गांधी। इसमें किसानों के शोषण और अंग्रेजों के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन का बड़ा मार्मिक वर्णन है। दूसरा है बापू के कदमों में। इसमें महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा भावना व्यक्त की गई है। तीसरा है मेरी आत्मकथा। ये इनकी आत्मकथा है जिन्होंने मेरी आत्मकथा के नाम से लिखा। यह राजेंद्र बाबू द्वारा लिखित सन 1943 ईस्वी में जेल में लिखी गई थी। इसमें तत्कालीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति का लेखा जोखा है। चौथी इनकी रचना है मेरे यूरोप के अनुभव। इसमें इनकी यूरोप की यात्रा का वर्णन है। इनके भाषणों के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षा और संस्कृति, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्व, शिक्षा और संस्कृति, भारतीय शिक्षा, इसको भी आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानेंगे। और गांधी जी के देन, साहित्य, संस्कृति का अध्ययन और खादी का अर्थशास्त्र, इसको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बोर्ड की दृष्टि से। ये इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान, राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेता होने के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे। ये सादी भाषा और गहन विचारक के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। हिंदी की आत्मकथा विधा, इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा उल्लेखनीय स्थान है। ये हिंदी के अनन्य सेवक, प्रबल प्रचारक थे। राजनेता के रूप में अति सम्मानित स्थान पर विराजमान होने के साथ साथ हिंदी साहित्य में भी इनका अति विशिष्ट स्थान है। इसका आप अध्ययन करेंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। जो पहली इनकी रचना है भारतीय संस्कृति, जो आपकी पुस्तक में समाहित है, इसमें इन्होंने भारत की संस्कृति का वर्णन किया गया है और इसके जो मुख्य पैरे हैं उनका हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहले भाग में कुछ पैरों को देखेंगे और इसके दूसरे भाग में कुछ पैरों को देखेंगे जो आपके बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। पहला पैरा है, अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की, और जैसलमेर स्थान राजस्थान में है और असम प्रदेश की पहाड़ियों की बात की गई है, तो जैसलमेर की तप्त भूमि मिलेंगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। ऐसा कोई अन्न नहीं, अन्न अर्थात अनाज नहीं, जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके और कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो और न ही कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। कहने का आशय है कि भारतीय संस्कृति में हम पाते हैं कि भारत में किस प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती। तो एक तरफ जहाँ असम का क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र है, जहाँ चेरापूंजी, मशीनराम वह स्थान है जहाँ साल में 300 से करीब 1100-1200 सेंटीमीटर इंच तक वर्षा हो जाती है। और दूसरी तरफ राजस्थान का इलाका है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, जैसलमेर का इलाका है जहाँ साल भर में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं मिलती है। और एक
कोई भी ऐसा अनाज यहाँ नहीं है विश्व में जो यहाँ के में पैदा नहीं, क्योंकि भारत देश में अलग अलग जगह अलग अलग विशेषता पाई जाती है। वहाँ की भूमियों में यहाँ पहाड़ियाँ हैं, पर्वतीय स्थान है जहाँ हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ सेब भी होता है, नारियल भी होता है, खुबानी भी होता है, और साथ ही जो गर्म जलवायु का एकदम फल है, रेगिस्तानी क्षेत्र का फल है, खजूर आदि, उसका भी उत्पादन होता है। कहने का आशय है कि यहाँ पर हर प्रकार का अनाज और फल जो है पैदा किया जा सकता है। और यहाँ के भूगर्भ में, यहाँ की भूमि में, यहाँ के नीचे सभी प्रकार के खनिज पदार्थ कम या अधिक मात्रा में अवश्य पाए जाते हैं। और यहाँ का जंगल ऐसा है, वन का ऐसा क्षेत्र है, यहाँ हर प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि सबके लिए यहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अनुकूल जलवायु हमें प्राप्त होती है। यदि इस सिद्धांत को देखना हो तो आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, आब हवा का अर्थ होता है, आब का अर्थ होता है जल, और हवा का अर्थ आप जानते हैं। जल और हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है। यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आप पाते हैं कि एक तरफ कश्मीर का क्षेत्र है जहाँ जल जो है जम जाता है, -डिग्री में तापमान चला जाता है, और दूसरी तरफ राजस्थान का एरिया है जहाँ तकरीबन 50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो उसके अनुसार आप पाएंगे कि यहाँ के रहन सहन का तरीका सब जगह अलग अलग है। कश्मीर में अलग है, दक्षिण भारत में आप अलग पाएंगे, राजस्थान के एरिया में अलग, यूपी में अलग है, पूर्वोत्तर भारत में अलग है। उसी अनुसार उनका खान पान है, उसी अनुसार उनके पहनावा है, क्योंकि राजस्थान में आप हल्के कपड़े पहनेंगे जबकि कश्मीर आदि में आपको गर्म कपड़े चाहिए हमेशा। और उसी प्रकार लोगों का शरीर और मस्तिष्क भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमें पाते हैं कि जैसी जलवायु होती है उसी प्रकार मनुष्य के शरीर का विकास होता है। तो इसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देते हैं। अलग अलग जो प्रांत है, प्रांत अर्थात राज्य, और भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अलग अलग प्रांत, जितने 28 राज्य हैं, हमें हर राज्य में कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलती है। और बसने वाले लोग जो है अलग अलग प्रकार के उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शरीर और मस्तिष्क की बनावट हमें दिखाई देती है। जैसे हम पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएं तो वहाँ के लोग हम पाते हैं कि उनका जेनेटिक कुछ हमें नेपाल और चीन से लोगों से मिलता हुआ दिखाई देता है, जबकि वो हमारे देश का हिस्सा है, हमारे ही देश के लोग हैं वहाँ। और कश्मीर में थोड़ा अलग प्रकार के दिखेंगे, यूपी बिहार में कुछ अलग दिखेंगे, दक्षिण भारत में थोड़ा सा अंतर, क्योंकि अक्षांश और देशांतर का जो प्रभाव है उसके अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के लोग, काले, गोरे, गेहुए रंग के लोग दिखाई देते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में हमें अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। पहला है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरा है, रेखांकन पंक्तियां की गई हैं, इनकी आपको व्याख्या करनी है कि रेखांकन पंक्तियां की गई हैं, इसको आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। और साथ ही आपसे पूछा गया है तीसरे प्रश्न में, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रभाव किस देश में देखने को मिलता है। तो किस देश में देखने को मिलता है, तो आप यहाँ लिखेंगे भारत देश में देखने को मिलता है। जिसमें आप देख पा रहे हैं स्लाइड, इसमें भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हमारे देश में रहते हैं। आप देख पा रहे हैं अलग अलग प्रकार के पहनावा, ये अलग अलग प्रकार के लोग पहनावा आपको दिखाई देंगे। जितने राज्य हैं, जितने क्षेत्र हैं,
उसमें अलग अलग प्रकार की पहनावा लोग दिखाई देंगे। और यहाँ विविधता में जो एकता का हमें उदाहरण मिलता है वह हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान रही है। इस पैरे को देखते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्म अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी अर्थात सभी जितने विश्व में धर्म पाए जाते हैं, भारत में भी उन धर्मों के लोग आपको बसे मिलेंगे जो विभिन्न देशों में बसे हुए हैं। भारत में भी यहाँ भी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, या थोड़ी हो, कुछ की संख्या कम है और कुछ की संख्या ज्यादा है। और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों और संप्रदायों की गिनती भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ हम धर्म और संप्रदाय की भी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ सभी धर्मों, सभी पंथों, सभी संप्रदायों, सभी प्रकार के लोग जो धर्म को मानने वाले हैं, आप पाएंगे को हिंदू धर्म में ही विभिन्न प्रकार के पंथ मिलेंगे, सिख धर्म में विभिन्न पंथ मिलेंगे, बौद्ध में, जैन में, ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में। और कहने का मतलब है यहाँ हर धर्म के जो पंथ हैं, कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार के लोग हमें यहाँ दिखाई दे जाते हैं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी, कैसा आदमी, अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह, एक देश नहीं है, जो भारत जो है, जो बाहर का व्यक्ति होगा उसको लगेगा भारत एक देश नहीं है बल्कि अनेक देशों का समूह है। यह एक जाति नहीं, और यहाँ के देश में एक जाति के लोग नहीं रहते हैं, जो बल्कि अनेक जातियों का समूह है। तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। ऊपर से देखने वाला व्यक्ति जो गहराई में नहीं जाएगा उसको विभिन्नता देखने में आएगी। अर्थात आप देख पा रहे हो अलग अलग परिधान, अलग अलग प्रकार के वस्त्र स्त्रियां और पुरुष आपको पहने हुए दिखाई देते हैं विभिन्न क्षेत्रों में। तो ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आएगा तो कहेगा यदि एक देश नहीं है, अनेक देशों का समूह है, अनेक, यहाँ एक जाति नहीं, अनेक जातियों का समूह, अनेक धर्म नहीं, अनेक धर्मों का समूह है, यह आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हमारे लेखक प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पैरे में कह रहे हैं। प्रश्न पूछा गया आपसे, इस पर आधारित उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग कहाँ निवास करते हैं? तो कहाँ निवास करते हैं? तो भारत में निवास करते हैं। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पास पुस्तक भारतीय संस्कृति से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, और जो रेखांकन किया गया है ये पंक्तियां हैं जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसकी व्याख्या आपको उत्तर पुस्तिका में करनी है। इस पर आधारित जो अगला पैरा है आप यहाँ ये देख पा रहे हैं, इस 3 स्लाइड आपके सामने दिख रही है, जिसमें ये फूल हैं जो एक साथ गूंथ करके माला बनाया गया है। ये कुछ विभिन्न प्रकार के मदियां हैं जिसे एक धागे में पिरो करके एक हार बनाया गया है। तो आप ऐसे ही हमारे देश में भी देखने को मिलता है। तो इस पैरे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एकता फैली हुई है जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मदियों अथवा फूलों को एक सुंदर हार तैयार कर देता है। ये विभिन्न प्रकार की जो मदियां हैं, ये जब एक साथ मिल जाती हैं एक सुंदर हार तैयार हो जाता है। विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं जब एक साथ मिलते हैं तो इससे एक सुंदर हार तैयार हो जाता है। ऐसे ही हमारे देश की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न जातियां हैं, जब एक साथ मिलती हैं
तो मानो एक माला के रूप में, जैसे फूल अलग होने पर उसको गूंथ दिया जाता है तो एक माला तैयार हो जाती है, या विभिन्न प्रकार की मणियों को गूंथे जाने पर एक हार तैयार हो जाता है, उसी प्रकार हमें अपने देश में एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसके प्रत्येक मणि या फूल दूसरे से न तो अलग है और न हो सकता है। जब आप कोई माला में गुंथ जाता है तो हम ये नहीं कहेंगे अलग किस्म का फूल है, अलग किस्म का फूल है, ये अलग दिख रहा 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 है, तो हम कहेंगे तो उसको हम फूल ना करके एक माला, एक हार का रूप कहते हैं। ऐसे ही ये विभिन्न प्रकार की मणियां, अलग अलग रंगों की, अलग अलग साइज की जो मणियां हैं, वह हम नहीं कह सकते कि अब ये मणियां रह गई तो हम इसको मिलाकर हम मणि न कह करके एक हार एक का हम रूप मान लेते हैं, और केवल अपनी सुंदरता ही से लोगों का मन को मोहता नहीं, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है, और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को भी सुशोभित करता है। वह स्वयं पहले तो दूसरे की सुंदरता स्वयं सुशोभित होता है और अपनी सुंदरता दूसरों को मोहित करता है। कहने का आशय है ये दोनों मिलकर के जब एक हो जाते हैं तो इनकी सुंदरता हमारे मन को मोहित कर लेती है। यह हमारे भारतीय संस्कृति की, यही हमारी संस्कृति रही है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म पंथ मिलकर एक हो जाते हैं। जातियां, संप्रदाय, भाषा, बोलियां, प्राकृतिक बनावट अलग होने पर जब एक साथ मिलती है तो अलग अलग होने पर, जैसे एक माला आपस में गुंथ कर और एक हार की जो मड़ियों में मड़ियां हैं, एक धागे में, रेशमी धागे में गुंथ करके एक हार का रूप ले लेती हैं, और एक अपनी सुंदरता से एक अलग अलग प्रकार के हीरे दिखाई दिए हैं। ये अपनी सुंदरता से अपने को ही नहीं बल्कि एक दूसरे को भी सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश में विभिन्न धर्म संप्रदाय आदि जो हैं वह अपने को ही नहीं बल्कि दूसरों को सुशोभित करके वह एक भारतीय संस्कृति का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। रेखांकित अंश जो किया गया है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो यह अंश जो है रेखांकन किया गया है, जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। और साथ ही आपसे पूछा गया है तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार मणि या फूल की विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो मणि या फूल जो मणियां होती हैं प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार, जो मणियां रेशमी धागे में एक साथ, विभिन्न अलग अलग मणियां हों, रेशमी धागे में एक साथ गुंथ जाती है तो एक हार के रूप में तैयार हो जाती है। तो जो मणियां होती हैं वह स्वयं के साथ साथ वह दूसरों मिल करके एक हार में मिल करके एक रेशमी धागे में गूंथ करके अपने साथ साथ दूसरों को भी सुशोभित करती है। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के जो फूल हैं वह जब एक साथ मिल जाते हैं, एक धागे में गुंथ जाते हैं तो गुंथ करके अपने ही नहीं बल्कि दूसरों को भी सुशोभित करते हैं। अगला पैरा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ कुछ नदियां दिखाई दे रही हैं जो आकर आपस में उलझती हुई जा रही हैं और समुद्र में मिलकर के एक हो जाती हैं। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है। यह कौन? तो यह है कौन? यह भारतीय संस्कृति को यहाँ यह से संबोधित किया गया है। यह केवल एक काव्य भावना नहीं, जो भारतीय संस्कृति जो है यह एक काव्य की भावना नहीं है बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है। कैसा सत्य है? ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक दीर्घ संधि है यहाँ, अस्तित्व रखते हुए अनेकानेक जल प्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है। जो भारतीय संस्कृति है
यहाँ लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है यह केवल काव्य भावना नहीं, जैसे कवि की कल्पना होती है अपने काव्य की में, वैसे यह कवि की कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक सत्य है। कैसा सत्य है? ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हुए, जैसे हमारे देश में अलग जातियां, अलग संप्रदाय हैं, अलग धर्म है, भाषा भूषा है, सब अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हुए भी अनेकानेक जलप्रपातों में, अनेक प्रकार के झरनों में और प्रवाहों में, संगम स्थल में मिलकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में जब नदियां एक साथ मिलती हैं तो इनके मिलन को हम क्या कहते हैं? संगम स्थल कहते हैं। जैसे नदियां संगम स्थल मिलकर के एक हो जाती हैं, जैसे आप इलाहाबाद में देखें जहां गंगा और यमुना मिले हुए हैं, या अन्य जगह जहां नदियों का संगम आप पाते हैं, वहां कुछ दूर बाद हम उस जल को यह नहीं कह सकते हैं कि वह अमुक नदी का जल है, क्योंकि वह जल मिलकर के एक हो जाता है। ऐसे ही जो नदियां हैं वो समुद्र में जाती हैं और सभी नदियां समुद्र में जाकर के सबका जल अंत में मिलकर एक ही हो जाता है। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं, भारतीय संस्कृति का नाम, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं, और इसी को जो प्रवाह विभिन्न प्रकार के विचार, आदर्श, जातियां, संप्रदाय, बोलियां, भाषा, सबको मिलाकर ही हम इसका नाम दे सकते हैं, तो भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे अलग नदियां हैं उनका उद्गम स्थान अलग होता है। जैसे हम देखते हैं कि गंगा का उद्गम स्थान अलग है, यमुना का उद्गम स्थान अलग है, और सारी नदियां मिलकर के एक हो जाती। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है और यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री है। लेकिन जब इलाहाबाद में दोनों नदियां आती हैं और मिलकर के एक हो जाती हैं, तो उन संगम स्थलों में हम पाते हैं कि वहां हम संगम स्थल होने पर, नदियों का मिलन होने पर, वो हम नहीं बता सकते हैं कि किसका कौन सा जल है, अर्थात कहने का आशय है उसी प्रकार हमारे देश में जैसे नदियां मिलकर एक संगम बनाकर होती हैं, उनका उद्गम स्थान, जो निकलने का स्थान अलग अलग हो सकते हैं और रहे हैं और रहेगा, लेकिन इनकी धाराएं भी अलग अलग बहती रहती हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती रहती है। और विभिन्न प्रकार के जो है अन्न, अनाज और फल फूल पैदा नदियां जो हैं, जो अपनी धाराएं बहती हैं, और प्रदेशों के अनुसार, जैसे जो राजस्थान में बहेंगी तो उसके अनुसार उस प्रदेश में वैसा ही फल, वैसे ही अनाज उत्पन्न करेंगे। और कश्मीर में अगर नदियां बहती हैं तो उसके जल के प्रभाव से, जल तो वही है लेकिन उसके प्रभाव से अलग प्रकार के अन्न और फल पैदा होंगे, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर और स्वच्छ शीतल जल बहता है। चाहे वो नदी कश्मीर में बहे, चाहे वो यूपी में बहे, चाहे कहीं बहे, उन नदियों का जल तो एक ही है, लेकिन सब में वही शुद्ध जल है, वही सुंदर जल है, वही शीतल जल है। लेकिन उन जल के प्रभाव से प्रदेश के अनुसार अलग अलग हमें फल फूल अनाज देखने को मिलते हैं, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। जो उद्गम स्थान पर अलग होता है और जब संगम होता है तो दो नदियों का जल मिलकर एक हो जाता है। जैसे समुद्र में सब नदियों का संगम होता है तो सभी समुद्र में हम यह फिर नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा जल जो है गंगा का रहा, कौन सा यमुना का रहा, कौन सा कृष्णा, कावेरी, गोमती, गोदावरी आदि का जल हम वहां पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि सब मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में हम पाते हैं कि सबका संगम, उद्गम एक हो जाता है। उद्गम एक हो जाने से हम पाते हैं वैसे ही भारतीय संस्कृति जो है वह सब मिलकर के एक हो जाती है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो है अगला पैरा हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।